बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को उत्सर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो उत्सर्जन हमारा चैप्टर है, ये उत्सर्जन चैप्टर भारतीय भवन के हिसाब से ये हमारा चौथा चैप्टर है। और अगर आप एनसीईआरटी या बीटीपीसी के हिसाब से देखेंगे तो ये जय प्रक्रम का ही चौथा टॉपिक है, यानी कि जय प्रक्रम का ये अंतिम टॉपिक है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्सर्जन ये बच्चों चैप्टर तो ये छोटा है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एराइज होता है। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है और मानव उत्सर्जन तंत्र। यानी कि मेन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि किडनी के बारे में, कि किडनी की रचना क्या होती है, नेफ्रॉन की रचना क्या होती है, किडनी कार्य कैसे करता है और पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो इस चैप्टर को बच्चों हम दो वीडियो में बनाएंगे। पहले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि किडनी की रचना और नेफ्रॉन की रचना के बारे में बताएंगे। और दूसरा वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि वृक्क कार्य कैसे करता है और पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो चलिए बच्चों हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर उत्सर्जन। तो बच्चों उत्सर्जन जो है कि जीव के शरीर में जब उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं होती हैं तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं या मुक्त होते हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है। यानी कि अगर वो हमारे शरीर में पड़े रह जाएंगे तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो वैसे सभी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। यानी कि जीव के शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। तो ये हमारा उत्सर्जन का परिभाषा है। तो अब उत्सर्जन में कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जी होते हैं, तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यानी कि जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब हम उत्सर्जन तंत्र किसे गए हैं, तो जिन तंत्र के माध्यम से, मतलब जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया होती है उस तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। तो बच्चों भिन्न भिन्न जंतुओं में क्या होता है, जीवधारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ निम्न, आप सभी जानते हैं कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलग से कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है। तो फिर वो कैसे अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालेंगे, तो ये निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हुआ, प्रोटोजोआ में क्या हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम, ये सब क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कौन, ये निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। तो इस चैप्टर में मेनली बच्चों हम लोग क्या पढ़ना है, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। चैप्टर तो है बहुत छोटा, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एराइज होता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में। तो हमारा मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है, तो मुख्य उत्सर्जन हमारा किडनी है, यानी कि वृक्क, इसको गुर्दा भी बोलते हैं। तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके साथ साथ वृक्क में हमारा होता है मूत्रवाहिनियां होती हैं, मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग होता है, ये भी क्या है, उससे संबंधित उत्सर्जी अंग हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वृक्क की संरचना पहले देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि किडनी की संरचना। मेन हमारा जो इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वृक्क के बारे में ही पढ़ना है, यानी किडनी के बारे में। तो सबसे पहले हम किडनी की संरचना देखेंगे। किडनी की संरचना क्या होती है, तो मानव के शरीर में, आप सब लोग जानते हैं कि मानव के शरीर में एक जोड़ा, यानी कि एक पेयर में, एक पेयर का मतलब दो किडनी होता है। एक हुआ बायां और एक हुआ, ये बायां हो गया और ये
दायां हो गया। तो ये 2 किडनी जो होता है तो उसमें से इसका आकार क्या होता है, सबसे पहले आकार देख लेते हैं। तो इनका आकार सेम के बीच के समान हो रहा है। आप देख रहे हैं एक किडनी ये है और दूसरा किडनी ये है, ये दोनों का आकार क्या है, सेम के बीच के समान होता है। और बायां ब्रिक जो होता है, यानी कि बायां जो किडनी होता है दाएं ब्रिक यानी कि दाएं किडनी की अपेक्षा कुछ ऊपर होता है। ये हमारा हो गया बायां ब्रिक और ये दायां। तो ये दायां देखिए बायां से हल्का सा नीचे होता है, ये हल्का सा यानी कि बायां ब्रिक हल्का सा ऊपर होता है। अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। तो ब्रिक की लंबाई क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। और आप यहाँ 2 देख रहे हैं, एक धमनी और एक सीरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो प्रत्येक किडनी से क्या होता है कि अवतल सतह से रीनल धमनियां गुर्दे में प्रवेश करती हैं। ये देखिए एरो नीचे की तरफ है, यानी कि ये गुर्दे में प्रवेश कर रही है, यानी कि किडनी में ही आ रही है धमनियां। और सीरा का देखिए एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये बाहर जाती है। रीनल सिराएं क्या होती है, बाहर आती हैं और ये अंदर धमनियां अंदर आती हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हम देख लिए। अब ये 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक किडनी से दोनों लगा हुआ है। प्रत्येक किडनी से एक क्या लगाता है, मूत्र वाहिनियां लगी होती हैं। दोनों किडनी से देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोनों किडनी से एक मूत्र वाहिनियां लगी हैं। और ये मूत्र नलिकाएं कहाँ खुलती हैं, मूत्राशय में। गुर्दे द्वारा क्षनित मूत्र को ये मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन, मूत्रवाहिनियां यहाँ मूत्राशय में खुलती हैं। और मूत्राशय का आकार क्या होता है, एक नाशपाती के समान है। और ये मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा जुड़ा रहता है। और जब ये मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में क्या मूत्र जब जमा होता है, यूरिन जमा होता है, तो मूत्र मार्ग से समय समय पर त्याग दिया जाता है। तो ये हमारा भारी संरचना हुआ किडनी का, कि क्या क्या किडनी में होता है। ब्रिक हुआ, उससे मूत्रवाहिनियां लगी रहती है, मूत्रवाहिनियां से मूत्र जो आते हैं कहाँ, मूत्राशय में आते हैं, मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा होकर के बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना, किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये किडनी है, इसका आंतरिक संरचना भी देख लेते हैं कि किडनी की आंतरिक संरचना क्या होता है। तो ये हमारा किडनी का आंतरिक संरचना है। तो सबसे पहला ऊपर का किडनी का भाग क्या होगा, ये कॉर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इसके जस्ट नीचे वाले भाग को कहते हैं मेडुला। और अब तीसरा ये देखिए पिरामिड की तरह ये प्रोजेक्शन है, ये उभार निकला हुआ है, बहुत से उभार पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड। ये पिरामिड हुआ, ये उभार लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस भी कहते हैं। ये जो उभार है उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और ये इससे ये मूत्रवाहिनियां निकलती हैं, किससे, रीनल पेल्विस से मूत्रवाहिनियां निकलती हैं। और ये धमनी तो आपको हम उसमें भी दिखा दिए थे कि धमनी से रक्त अंदर आती है और सिरा से ये बाहर लाती है रक्त को। अब ये देखिए एक है ब्रिक नालिकाएं। तो ब्रिक नालिकाएं क्या होती हैं, तो बच्चों प्रत्येक ब्रिक में यानी कि एक किडनी में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक नालिकाएं कहते हैं। और ये जो ब्रिक नालिकाएं होती हैं ये कम से कम एक किडनी में कितना होता है, 10 लाख ब्रिक नालिकाएं पाई जाती है एक किडनी में। तो हम नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, ब्रिक नालिकाएं कहते हैं। और ब्रिक की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हमेशा पूछता है नेफ्रॉन क्या है, या फिर पूछता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कीजिएगा। जो ब्रिक की जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की जो होती है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। इस चीज को बच्चों एकदम ध्यान से याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रिक की आंतरिक संरचना हो गई, कॉर्टेक्स, मेडुला। इसके अंदर ये पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इससे मूत्रवाहिनियां निकलती है, इससे ब्रिक नालिकाएं पाई जाती हैं।
ब्रिक नलिकाओं की संख्या एक ब्रिक में 10 लाख के करीब लगभग होता है। अब हम पढ़ेंगे ये ब्रिक नलिका जो है नेफ्रॉन, इसकी संरचना हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, अब हम नेफ्रॉन की संरचना देख लेते हैं। नेफ्रॉन की रचना क्या है। ये हमारा नेफ्रॉन है और प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 लाख लगभग। तो ये नेफ्रॉन जो होता है इसका, ये देखिए कप की आकार की रचना है। इसका आरंभ कैसे होता है, इस कप की रचना से ही आरंभ होता है इसका। तो प्रत्येक ब्रिक नलिकाओं का आरंभ कप जैसी रचना से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल, या हिंदी में बोलते हैं वोमेन संपुट। अब इसमें देखिए वोमेन कैप्सूल हो गया, इसमें क्या होगा, ये रक्त कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा है। इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। यहीं पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। सबसे स्टार्टिंग का फिल्ट्रेशन यही ग्लोमेरुलस में ही होता है। जब ब्रिक का कार्य हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे यहाँ फिल्ट्रेशन का काम होता है। इससे दो धमनिकाएं निकल रही हैं। देखिए एक अभिवाही है जो रक्त को लाती है, और अपवाही रक्त इससे बाहर निकलता है। तो अब हम देख लेते हैं ये जो वोमेन कैप्सूल है उसका निचला सिरा, ये इसमें दो कुंडलित नलिकाएं होती हैं। एक इसको हम बोलते हैं समीपस्थ, और दूसरा जो ये दूर है, ये वोमेन कैप्सूल दूर है इसलिए इसे हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। दो नलिकाएं हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो ये वोमेन कैप्सूल क्या हुआ, ये कुंडलित नलिकाओं से होते हुए अचानक यहाँ आकर के देखिए ये क्या होता है, पतला हो गया है। पतला होकर के क्या बना रहा है, एक लूप की रचना बनाता है। देखिए लूप बना रहा है, और इसकी आकार कैसी है, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह, बिल्कुल यू शेप में है अंग्रेजी के। ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेलेंस लूप। इस यू आकार की रचना को बोलते हैं हम हेलेंस लूप। और इस लूप के बाद ये देखिए आगे बढ़े हम तो क्या हुआ, एक दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं, और इसका अंतिम सिरा यानी कि इस हेलेंस लूप का अंतिम सिरा कहाँ आकर के मिलता है, संग्राहक नलिका में। किससे जुड़ता है, ये संग्राहक नलिका से जुड़ जाता है। लेकिन इससे पहले ही यह थोड़ा क्या हो गया है, सकरा हो गया है। क्या हो गया है, मुड़ा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका हो गया। और ये आकर कहाँ मिल गया, संग्राहक नलिका में। और यहाँ ये देखिए मूत्र वाहिनियां हैं। क्या है ये, मूत्र वाहिनियां। तो ये यहाँ पे संग्राहक नलिका में अनेक ब्रिक नलिकाएं आकर के खुलती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सामान्य संग्राहक नलिका। ये हो गया। और इस प्रकार अंत में क्या होता है, ये मूत्रवाहिनियां से जुड़ा होता है। कौन, सामान्य संग्राहक नलिका। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन की संरचना मेन क्या है, मेन है वोमेन कैप्सूल, ग्रेनुलस, हेलेंस लूप, और यहाँ से होता हुआ कहाँ आ गया, ये सभी संग्राहक नलिका में आ गया। और संग्राहक नलिका किससे जुड़ा होता है, यहाँ मूत्रवाहिनियां से, और दोनों गुर्दे यानी दोनों किडनी से जो निकलती है कौन, मूत्रवाहिनियां, फिर वो किससे कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। तो ये हमारा हो गया नेफ्रॉन की संरचना। अब हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रिक के कार्य के बारे में, कि ब्रिक के कार्य कैसे करता है, यानी कि ये यहाँ जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो कैसे होता है। तो इसको हम बच्चों अगले वीडियो में बताएंगे कि ब्रिक कैसे कार्य करता है, और पौधे में जो उत्सर्जन होता है किस अंग से होता है, और जो उत्सर्जन होता है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। क्योंकि जो पौधे उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं किसी न किसी रूप में हमारे लिए वो उपयोगी होता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लीजिए, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है, लेकिन वो पौधे के लिए उपयोगी है। और जो पौधे उत्सर्जित करते हैं क्या, ऑक्सीजन, वो हमारे लिए उपयोगी हो गया। तो
जो भी पौधे में उत्सर्जित पदार्थ थे हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है, उसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बच्चों मैं बार बार बोलती हूँ कि हर वीडियो के साथ मैं जितना पढ़ाती हूँ उतना PDF में नोट्स डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स निकाल लेंगे या फिर इससे भी आप नोट्स लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में आप लोग को ब्रिक के कार्य के बारे में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, दो वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।